खत्म कर देते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ एक पॉलीगन लॉ है और आपको आज मैं वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है, खत्म कर दूंगा इसका स्केलर। आज ये चैप्टर का 80% जो है खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक रह जाए, क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मुझे एक मैट्रिक्स रूल सिखाना है, ठीक है, तो उसको मैं आखिरी में एक अलग से क्लास लूंगा पूरी उसकी, उसके बाद अपन खत्म करेंगे और क्वेश्चंस भी कराऊंगा अगली क्लास में। चलो ये सीख गए अपन। अभी आखिरी बचता है कि जब भी इसको कहते हैं पॉलीगन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। फिर राइटिंग आज थोड़ा हाथ में माफ करें, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब एक से दो से ज्यादा वेक्टर हो जाए, क्या दो से ज्यादा, दो पे तो अपने को आता है कि कैसे करते हैं, दोनों सीख लिया है, लेकिन मान लो कि अगर कोई कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया एक ही प्लेन के अंदर, फिर ये एक्स एक्सिस हो गया और एक्सिस हो गया, आपको ये पता ही, ये एक्स हो गया, ये वाई क्यों बना है ताकि आपको बता रहे प्लेन में, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और ऐसे ही आप मान लो ये डी वेक्टर हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे 4 5 10 12 15 20 हो गए, ठीक है। ऐसे जब होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीगन लॉ। क्या होता है पॉलीगन लॉ? कुछ नहीं करते, ट्रायंगल लॉ होता है। देखो सारे रूल्स का बेस हमेशा ट्रायंगल रूल ही है, इतना याद रखना, ट्रायंगल रूल से ही सब बना है, तो एक आता है तो अपने को सब आता है, बस देखना आना चाहिए, वो सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको अरेंज इस तरीके से करेंगे कि एक पॉलीगन फॉर्म हो जाए, और हमेशा अरेंजमेंट कैसे करेंगे बच्चे? हमेशा हेड टेल पकड़ के चलेंगे, पहले का हेड दूसरे का टेल, ठीक, और उसको हम सारा अरेंजमेंट, तो पहला वेक्टर ये रख दिया, दूसरा वेक्टर ये रख दिया, तीसरा ये रख दिया, चौथा ये रख दिया और पांचवा ये रख दिया। कि आप ये जरूरी नहीं है कि इतने ही वेक्टर हो, मान लो कि आप कह सकते हो सर मेरे केस में सिर्फ 3 वेक्टर, तो भी आंसर आएगा। मैंने ऐसे ही 5 वेक्टर लेकर के आपको सिखाया, ठीक, आप 3 में भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कम में नहीं लगेगा ये, 3 तो होने चाहिए मिनिमम, 3 से ज्यादा में काम अच्छा करता है, ठीक है। चलो अब देखो कितना आसान है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको छुपा लूं तो मुझे 2 वेक्टर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? क्या मुझे ट्रायंगल लॉ दिख रहा है? ठीक, अब देखो ये जब बेसिक पढ़ाते हैं तो जरूर बोलते हैं कि भैया स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, लेकिन असलियत में हम कभी नहीं करते, सीधे स्टेप 3 करते। कैसे? अब थीटा निकालना है तो आपको पता है ये लाइन खींच दोगे तो ये थीटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, है कि नहीं? तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग अपना, है ना। फिर हमें रिजल्टेंट पता, रिजल्ट कैसे निकालेंगे? सर पहले के हेड टेल को दूसरे के हेड से जोड़, ये आपका रिजल्टेंट बनेगा। इसको मैं R1 लिख दूं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अपने को पता है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो R1 की वैल्यू तो अपने को पता है ना। अब वो हम बना लेंगे। क्या मैं इसको मिटा दूंगा तो मुझे फिर से 2 वेक्टर दिख रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका रिजल्टेंट फिर से आएगा कि नहीं आएगा? R2 क्या हो जाएगा? अगर ये 3 ही वेक्टर हो रहे होते तो R2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है, अगर 4 हो गए तो चौथा वेक्टर कहाँ है? ये चौथा वेक्टर यहाँ पे है ना, B, ठीक। फिर से क्या करोगे, जितने का आप रिजल्टेंट निकाल लो उसको छुपा दो, छुपा लोगे तो दिख रहा है कितना? 2 दिख रहा है कि दिख रहा है? तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फिर से इसका टेल उसका हेड, ये जोड़ दिया, ये हो गया आपका R3। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है? E वेक्टर, तो E वेक्टर ये हो गया आपका। अब अगेन बाकी छुपा लोगे तो R3 और E वेक्टर को जोड़ना है, तो अगेन इसका बेस मतलब यानी कि टेल और इसका हेड, तो ये फाइनल आया कि नहीं है आंसर? तो अगर ये 5 वेक्टर A B C D E को जोड़ना होगा तो वी गेट द आंसर R वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई डाउट है? अबे ये वाला वाले भाई मेरे नहीं, ये सब समझ गए, लेकिन अगर इनका पूरा निकालना, पूरा ही तो निकाला हमने तुम्हारे सामने, हम जोड़ते गए ना, A को भी जोड़ा, R1 मिला, फिर R1 को सीधे जोड़ा, R2 मिला। तो जब ये इसलिए होता है ना कि एक ही लिखते जा रहा, अगर आप पेंसिल से बनाओ तो बढ़िया सीखोगे, मिटाते जाओ, जिसको जोड़ते जाओ उसको मिटाते जाओ। पहले आप क्या करोगे, सारे वेक्टर को हेड टेल करके अरेंज कर लोगे। जो भी डायग्राम बनता है उसको पॉलीगन ही कहते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही बनेगा, आपका जो टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, वो तो जैसा आपको वेक्टर में दूंगा वैसे ही बनाओगे ना। अगर मैंने वेक्टर कुछ ऐसा दिया, मान लो यहाँ से ऐसे दिया होता तो क्या गलत हो जाता? नहीं, गलत नहीं होता, बस रूल ये कहता है कि पहले के हेड से दूसरे के टेल जिस डायरेक्शन में दिया। अब हमारे पास कोई अगर ऐसा वेक्टर ही ना होता जो इस तरफ जा रहा है तो क्या मैं नहीं बनाता? मैं तब भी बनाता। और सोचो कि ये ना होता, हमारा सी होता, सी यहाँ लगा देते। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मान लो डी ऐसे ऊपर खींचे तो ऊपर बनाना पड़ता, बनाते ही बिल्कुल बनाते। तो हम बस ट्राई करते हैं कि पॉलीगन जैसा अगर बन जाए तो बढ़िया है, आगे पीछे आप वेक्टर को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? जोड़ने का रूल समझ में आ गया? ठीक, हमें सॉल्व हमेशा ट्रायंगल लॉ से ही करना है, एक बार में 2 वेक्टर पकड़ना है, जो आंसर आएगा उससे तीसरे वेक्टर को जोड़ देंगे, फिर से 2 सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको चौथे से जोड़ देंगे, और ये रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे सारे वेक्टर जोड़ नहीं जाते। समझ में आ गया?
तो ये आपका बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो a प्लस बी, बी सी प्लस डी, तो यहाँ पे ऐसे में लिखता हूँ, ऐसे लिखा हूँ, ये हो गया तुम्हारा R1, R1 प्लस सी वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा R2, ठीक है, R2 R2, ठीक है, R2 प्लस डी, ये हो गया तुम्हारा R3, और R3 प्लस ई, ये हो गया तुम्हारा फाइनल। समझ में आया? ये लिखा ऐसे, लेकिन दिमाग में ये चलना चाहिए, जब ये दिमाग में चलने लगेगा तो तुम्हें पता है कि एक्चुअल में हो क्या है। ठीक, चलिए, तो ये आपको पता है, ये लाइंस लिखी हुई हैं। और देखो यहाँ पर अगर ये चीज सीखो, इसमें एक क्वेश्चन बहुत आसान सा, नीट में एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है, जे में तो इससे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नीट में बस देख करके आंसर निकाल लोगे। पता है कैसे? उसमें ग्राफ बना होगा, डायग्राम बने होंगे, ऐसे ही डायग्राम बने होंगे, ठीक है, और कहते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बता दो, मोशन का क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा सा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ, ये उसी के रेफरेंस में ये चीज लिखी हुई है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली कैसे आंसर निकालते हैं। तो अपने को जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें पता है कि भैया शुरू यहां से कर रहे हैं और ई पर खत्म कर रहे हैं। तो जिसको कुछ नहीं आता है, बस इतना पढ़ के गया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो वहां तक खींचे कि नहीं खींचेगा, ओ से खींचेगा और ई पर जाके टकरा जाएगी लाइन, है ना। अब उसका मैग्नीट्यूड तुमसे पूछ दिया जाए तो तुम क्या करोगे भैया, जोड़ डालो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करोगे, बाकी सारे को वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भैया, सचित होता है कि नहीं होता है, क्लियर। और डिस्ट्रीब्यूटिव हिंदी में कहते हैं विस्थापन, पता है सबको। क्या रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कभी जीरो हो सकता है क्या? अनइक्वल तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया था नल वेक्टर, जिसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, सिखाया था ना मैंने, या फिर जीरो, ये मैंने सिखाया है भैया बहुत अच्छे से। तो जीरो वेक्टर हमने सिखाया, तो इसका मतलब मैंने कब सिखाया था, मैंने कहा था कि कोई अगर दो वेक्टर हो, दोनों की दिशाएं विपरीत हो, लेकिन उनका मान बराबर हो, ये सिखाया ना। अरे याद है, ऐसे करता है, ऐसे आके टकरा जाएगा, कोई रुक जाएगा यहीं पर आकर के, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो आपको वीडियो याद होनी चाहिए थी, ठीक है, जिसको नहीं याद है वो चेहरे पता चल जाता है। एक जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये होगा a माइनस ए, अगर हम ब्रैकेट लिखेंगे तो a प्लस ऑफ माइनस, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है विपरीत दिशा को, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब इनका वेक्टर निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे जीरो, समझ में आया, उनका मान जीरो हुआ, लेकिन दिशा हम नहीं कह सकते, सिखाया है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लानर है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो का मतलब क्लियर, अगर ए और ए बराबर नहीं है तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो नॉन जीरो का मतलब समझ में आ गया ना, क्या अनइक्वल है तो हो नहीं सकता। रिजल्टेंट ऑफ द थ्री को, ये कोप्लानर याद है कि नहीं याद है, बताओ जरा क्या होता है कोप्लानर, याद है, कल ही तो पढ़ाया था, हाँ देखो इसको याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेन और मे नॉट भी जीरो, कोप्लानर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे जोड़ रहे हैं तो किसी का जीरो भी हो सकता है और तीनों का सम जीरो भी हो सकता है और तीनों का सम, जैसे मान लो, जैसे तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी सिखा दूंगा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर बाद में जाऊंगा। देखो ये जो ये ऊपर लिखा है ये भी दिखाऊंगा। देखो मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर कोई बी है और एक वेक्टर कोई सी, ठीक है, या ऐसा कोई भी डायग्राम मान लो, ठीक है। यहां लिख दो लेट ए बी एंड सी, ठीक है, आर थ्री वेक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कोई इस तरफ आ गया, ये मैं लिखता हूं a प्लस बी, लिखा नहीं जा रहा है थोड़ा, ठीक है, ये आ गया, दो को जोड़ा ये मिल गया, लेकिन जो c वेक्टर था उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। कोप्लानर तो है ना भैया, एक ही तल में पाए गए, ठीक, लेकिन जो c का अकेला मान है वो a प्लस बी के मान के बराबर, तो क्या हो गया, बराबर और विपरीत, तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, हो भी सकता है, और ये तो मैंने एक बार बताई, ये हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है सी बराबर तो नहीं होगा। अगर मान लो, अगर ये भी सीख लो, डायरेक्शन पूछ देते, झटके से पूछ देते हैं लोग, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखो। मान लो ए प्लस बी की जो मान है दोनों को जोड़ करके वो ज्यादा है सी के कंपेरिजन में, तो दिशा कौन सी होगी रिजल्टेंट की, ए प्लस बी की होगी या नहीं होगी। मैंने क्या सिखाया था ना, मैंने कहा जो ज्यादा ताकतवर उसी की चलेगी, तो भैया इसकी चलेगी और किसकी चलेगी, सी का मान ज्यादा होता तो दिशा रिजल्टेंट की विपरीत होती, भले मान कम होता, ठीक है, सिंपल रखो, दिमाग कॉम्प्लेक्स मत करो। रिजल्टेंट ऑफ द थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, तो क्या रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, कह रहे नॉन कोप्लानर बोला ना, यहाँ ये नॉन भी लिखा हुआ, नॉन मतलब कि कोप्लानर एक तल में नहीं पाए गए,
एक तल में पाए नहीं गए। नॉन कोप्लेनर मतलब कोप्लेनर मतलब एक ही तल में, और नॉन का मतलब नहीं है। अभी तो उसने सिखाया था ये दीवार एक तल हो गई, दूसरी दीवार एक तल हो गई, मान लो दो लोग वहां बैठे हैं, एक लोग यहाँ बैठे हैं, इनका रिजल्ट में कभी जीरो हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, है ना, जीरो नहीं। अब ऊपर सीख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ, ये भी बहुत अच्छी चीज है, सीख लोगे काम आएगा। कह रहे नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी साइड पॉलीगन की, अनाइता बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, चैट में जरा लिख दो कुछ भी, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है तुम्हें आ रहा होगा, फिर भी n-1 का मतलब है, यहाँ कितने हैं देखो, साइड 1 2 3 4 5 6, ठीक। साइड्स कितनी है, वेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या हुआ, n-1 काम किया कि नहीं किया, 6 साइडें थी लेकिन 5 आपके वेक्टर थे, 5 ही तो वेक्टर हैं, 6 तो साइड है, छठी जो है वो हमेशा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये लिखा हुआ है देखो, इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द n-1 साइड, तो कह रहे हैं जो टोटल साइड्स होगी उसमें से एक काम कर दो, उतने तो वेक्टर होंगे। आगे कह रहे हैं ऑफ n साइडेड पॉलीगन, जिसमें जितने भी n नंबर ऑफ क्या साइडेड है हमारी, कितनी है 6, तो हम कहते हैं 6 साइडेड पॉलीगन, यहाँ 5 साइड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके वेक्टर को, ठीक है। तो कह रहे हैं द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड और द nth साइड। तो कैसे रटवा दिया, कह रहे हैं जो आखिरी साइड होगी वो हमेशा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो बनाते जाओ, जो आखिरी वाली होगी वो हमेशा रिजल्टेंट। ये बात सही भी है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनेगा, आखिरी वाले को ही तो करेक्ट करोगे और स्टार्टिंग वाले से सोचो ना, खुद सोचो, शुरुआत यहां से करेंगे। अब कहीं भी रुके, मान लो यहाँ रुके होते तो ऐसे खींच देते, यहाँ रुके होते तो ऐसे खींच देते, है ना। तो आखिरी वाली साइड ही तो हमेशा काम आएगी रिजल्टेंट के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो बात इसलिए हम छोड़ देते हैं, देखा तो बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने सारे एडिशन के नियम सीख लिए। अब सब्सट्रैक्शन भी देख लो भाई, सब्सट्रैक्शन तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए मेरी नजर में, हम दिखा रहे लेकिन कभी पढ़ाएंगे नहीं। अब तुम लोग ऐसी चीज बताएंगे जिससे कि तुम्हें कभी याद ही ना करना पड़े, है ना, कम से कम पढ़ो, बहुत कंटेंट है। तो a माइनस बी क्यों पढ़ना है, देखो a माइनस बी कैसे करते हैं। जैसे मान लो दिया a माइनस बी वेक्टर बताओ कितना होगा, तुमसे ऐसे पूछ दिया, हमें ये दिख ही नहीं रहा, हमें क्या दिखता है, हमें क्या दिखता है, एडिशन, एडिशन दिखता है। और माइनस साइन का क्या मतलब होता है, सिखाया था ना, विपरीत कर दो, दिशा को उल्टा कर दो। मान लो भैया ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, अब हमसे कह दिया कि नहीं तुम हमें ए माइनस बी वेक्टर बताओ, लेकिन हमको तो सिर्फ एडिशन ही सिखाया गया, तो क्या हम छोड़ देंगे क्वेश्चन, नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ए प्लस ऑफ माइनस, जो परिणाम इसका होगा वही परिणाम इसका होगा या नहीं होगा, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर उसका आएगा कि नहीं आएगा बेटे, क्लियर है। तो माइनस बी वेक्टर बनाओ, नया डायग्राम बनाएंगे, कोई बात नहीं, ए वेक्टर तो ए वेक्टर रहेगा और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। लंबाई नहीं बदल सकते क्योंकि लंबाई उसका मान होता है, दिशा बदलोगे से, दिशा क्या विपरीत करोगे, विपरीत, विपरीत मतलब ये नहीं होता है, विपरीत मतलब ऐसे जैसे है, इसको यहाँ एक शीशा रखो, इसको उलट दो, समझ में आया कि नहीं आया, उल्टोगे तो इसी दिशा में आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए रिजल्टेंट निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, अरे सर रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, आया कि नहीं आया, ये हो गया था ना रिजल्टेंट, ठीक। अब अगर वैल्यू निकालनी बच्चे कोई बात नहीं, हर चीज का फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो जब लिखना सही सीख जाओगे तो उत्तर कभी पता है, आंसर तुम्हें पता है, माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होगा, लेकिन बी स्क्वायर कभी मत लिखना, ये सलाह दे रहा हूं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर तुमने लिखा तो कहीं ना कहीं गलती करने के लिए तुमने एक जगह छोड़ दी, कि कभी ध्यान नहीं दिए, जल्दीबाजी में कर दिए। जब आदत में ही रहेगा कि हम बी को माइनस बी ही पुट करेंगे तो कभी गलती होगी नहीं, ठीक। अब देखो प्लस, हमें जो फॉर्मूला याद है ए प्लस बी वाला लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे, प्लस 2a, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, अब जब ये करेंगे ऑटोमेटिक सारा फॉर्मूला बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भैया। अब देखो ये चाहे ये पढ़ लो, चाहे इतनी मेहनत करके ये पढ़ लो, क्यों करनी मेहनत, यही तो लिखा हुआ है, दिमाग उल्टा करोगे, इधर करोगे, इससे अच्छा आसान पढ़ो। इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो तुम कर नहीं सकते, सारे आंसर सेम आएंगे इसमें, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। अब एक और सीख दो, चलो ये अभी तो इतना बनाया मैंने, अब इसको डायग्राम को हम तुम लोग सवाल पूछने वाले, हमें रिजल्टेंट का कोड बताना है आपको। आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट का, ये ए वेक्टर का डायग्राम से बनाया मैंने, बस इसको ऊपर उल्टा करके बना दिया, ठीक है। देख लो किसी को समझ, शायद देख लो भैया, इसी को पलट के बना दिया ऊपर, जैसे ये बना था वैसे ऊपर बना दिया,
अब हमें पता है ये एंगल कितना होता है, हम इसको अल्फा मान सकते हैं ना, ये ओ ए हो गया और ये बी, ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है, अल्फा निकालो। तो अब पिछली बार तो आसान था, क्यों, क्योंकि साइड बढ़ जा रही थी, बढ़े नहीं, क्योंकि ये बाहर की तरफ झुका था ना, तो सॉल्व करना आसान था। कोई दिमाग किसी के पास हो, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा। बस हमको चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, अल्फा निकालने के लिए tan चल लगेगा और tan लगेगा और tan अल्फा लगेगा, और tan अल्फा लगेगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो क्या काम नहीं बनेगा, बनेगा, बनाने आना चाहिए। सोचो, थोड़ा सोचो, कंस्ट्रक्शन तो करते ही थे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो कंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया था ना, तो हम कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, हम कभी भी बाइसेक्टर बना सकते हैं, इसे तो बना सकते हैं ना। तो कुछ नहीं आ रहा तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नहीं कर देंगे, ये हो गया 90। अब हमें ये लेंथ निकालनी है। अब अच्छा भैया ये बताओ, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और कैसे निकलेगा, है कि नहीं, ऐसे निकलेगा। अरे तुम लोग को भंडारे में जाना था क्या जी, बताया ही नहीं। प्लान है तुम लोग का भंडारे का, मैडम मैसेज कर रही है तुम लोग को भंडारे में भेजना है। चलो भेज देंगे, हाँ वहाँ चले जाओ, खा लो बढ़िया, वहाँ पे हमारे मित्र हैं, हम ही क्या हैं, हम नहीं जा पाए, हमें जाना था, मैडम गई है, वहाँ मिलेंगी शिखा में, जब खा के आना, आशीर्वाद मिलेगा भगवान। यहाँ तक हो गया तो हमारा काम वैसे हो गया है कि जो हमें पढ़ाना था आज, हम सब्सट्रैक्शन तक ही पढ़ाना कर रहे थे, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें फटाफट सिखा करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया सीखो, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज दिस एंगल 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये तो बड़ा कठिन हो गया है। 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला लोग याद है सारे, एक कॉस कंपोनेंट बनेगा, एक साइन कंपोनेंट बनेगा, दिमाग लगा के कर लीजिए जो करना है, जल्दी करके मुझे आंसर बताइए। यहां पर हम होल्ड कर रहे हैं, हम यहीं से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बस यहीं से शुरू करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं, और साथ साथ में इस टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे एक नए टॉपिक में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।